हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ CSJMU कानपुर एंट्रेंस टेस्ट यानी कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो 2022 ईयर्स के जो PYQs है वो डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस सेशन में आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs क्या थे 2022 ईयर्स के। एंड ये PYQs मोस्टली इस ईयर में भी आ सकते हैं। एंड दैट्स वाई इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी वो भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको एक प्रकार की आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं इन द CSJMU PhD एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी को पता है कि CSJMU एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 38 जुलाई को है एंड बहुत ही नज़दीक है अब। एंड इस एंट्रेंस टेस्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको 50% MCQs पूछे जाते हैं, राइट। एंड दैट्स वाई रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से आप सभी कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो बाय स्कोरिंग मोर मार्क्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। सो इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी इन्वॉल्व है। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ऐसे हमारे पास बेसिकली 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही इसी PDF में कवर कर सकते हो। एंड दैट्स वाई आपको 80% MCQs इसी PDF में से पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड सभी कैंडिडेट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, so students, now let us start. Now the question 1 is, what is the name of the conceptual framework in which the research is carried out? So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप पूरे रिसर्च को कर सकते हो कंप्लीट। सो वेदर इट इज रिसर्च हाइपोथेसिस, वेदर इट इज सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, वेदर इट इज रिसर्च पैराडिम और वेदर इट इज रिसर्च डिजाइन। सो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है कि रिसर्च आउटलाइन। बेसिकली इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आप कैसे रिसर्च करोगे, राइट, आप कौन से डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस मेथड्स को यूज करोगे। सो बेसिकली ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज रिसर्च डिजाइन। ओके, सो रिसर्च डिजाइन जो है दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। ओके, रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि प्रेडिक्शन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ योर रिसर्च प्रोसेस। सो आपका जो पूरा रिसर्च का प्रोसीजर होता है, ओके, सो उसका जो सोल्यूशन होता है, उसका जो प्रेडिक्शन होता है, दिस इज नथिंग बट द रिसर्च हाइपोथेसिस। सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च यानी कि रिसर्च प्लान। ओके, बेसिकली आपके रिसर्च का प्लान क्या है, दिस इज नथिंग बट द सिनॉप्सिस। रिसर्च पैराडिम यानी कि रिसर्च अप्रोच, ओके, जिसमें आप बताते हो कि किस अप्रोच के साथ आप रिसर्च कर रहे हो। एंड रिसर्च अप्रोच इज नथिंग बट द रिसर्च मेथड्स, जैसे कि वेदर यू आर यूजिंग द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स या फिर दोनों ही रिसर्च मेथड्स को मिक्स्ड आप यूज कर रहे हो। सो दैट इज ओके, बट हियर योर करेक्ट आंसर इज व्हाट 4, दैट इज रिसर्च डिजाइन। Which of the following features are considered as critical in qualitative research? Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है which is a critical feature of
क्वालिटेटिव रिसर्च, क्रिटिकल का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत ही इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फीचर है। कलेक्टिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स, then design sampling with probability sample techniques, collecting data with bottom up empirical evidence, gathering data with top down schematic evidence. Okay, so students, as all of we know that qualitative research is the research type or research method जिसमें जो डेटा होता है वो बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा होता है। इसका मतलब होता है कि इस डेटा को हम किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं करते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई इसमें आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को भी इतना इस्तेमाल नहीं करते हो। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली थियरी को फॉर्मुलेट किया जाता है, यू फॉर्मुलेट द थियरी, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं एंड बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस यू मेक द हाइपोथेसिस एंड सब्सिक्वेंटली आप थियरी को फॉर्मुलेट करते हो। एंड दैट्स व्हाई क्वालिटेटिव रिसर्च का जो क्रिटिकल फीचर है वो यही है कि आप डेटा को कलेक्ट करते हो विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब होता है कि बॉटम से शुरुआत करते हो एंड अप तक जाते हो। बॉटम यानी कि आप ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हो एंड अप यानी कि यू फॉर्मुलेट अ थियरी। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन से जो आपको एविडेंस मिलता है दैट इज नथिंग बट द एम्पिरिकल एविडेंस, और ऐसा एविडेंस जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ अ मेजरमेंट, ओके, or that kind of a basically evidence, and that's why collecting data with bottom up empirical evidence is the critical feature of qualitative research, and that's why here your correct answer is 3. So students, apart from the research methodology complete course, हम आप सभी के लिए CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से आप सभी कैंडिडेट्स पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो इस स्टडी मटेरियल में आप सभी कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो बाय द यूज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs आप सभी कैंडिडेट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके CSJMU एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट द स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन दिस, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 है, एंड इनकम फीस में हम सभी कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड सभी कैंडिडेट्स पेपर 2 को क्वालिफाई कर ही देते हैं, यानी कि पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही देते हैं। सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल? नाउ रैंडम सैम्पलिंग किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल होता है? रीजनेबली एक्यूरेट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप रैंडमली फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। सो दिस इज द मेथड जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करें। ओके, सो रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल बिकॉज ये रीजनेबली एक्यूरेट होता है। रीजनेबली एक्यूरेट का मतलब होता है कि जैसे कि आप रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हो, दैट्स वाई पार्टिसिपेंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो हमें टारगेट पॉपुलेशन से मिलती है, जो हमें मिल सकती है, बिकॉज यू आर choosing the samples that too randomly. Okay, and that's why it is reasonably accurate. An economical method of data collection. देखो, randomly samples को select करने के लिए ज़्यादा cost की ज़रूरत नहीं पड़ती है, and that's why it is actually the economical method of data collection, because सारे लोग इसी प्रकार के सैम्पलिंग मेथड को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, बिकॉज इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है एंड आपकी कॉस्ट भी बहुत सेव होती है।
इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। पर्सनल बायसेस का मतलब होता है कि रिसर्चर का खुद का पर्सनल बायस, मतलब रिसर्चर जिस कैंडिडेट को उसके स्टडी में चाहता है उसी कैंडिडेट को अगर उसको लेता है स्टडी में, देन इट इज कॉल्ड एज रिसर्चर्स पर्सनल बायस। बट यहाँ पे रिसर्चर की कोई भी पर्सनल बायस होती नहीं है, बिकॉज वो सारे पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली चूज करता है। सारे पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके, एंड दैट्स वाई रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक इज हेल्पफुल, बिकॉज उसमें ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, दैट इज आंसर 4। टिपीट टेबल रेफर्स टू एज। नाउ टिपीट टेबल का मतलब क्या है एंड टिपीट टेबल के दूसरे कोई नाम है तो वो क्या है? वेदर इट इज टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स, द टेबल यूज्ड इन सैम्पलिंग मेथड्स, या फिर द टेबल यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, और ऑल द अबव। सो स्टूडेंट्स, टिपीट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिपीट टेबल को पब्लिश किया था, एंड basically this is the random sampling number. Okay, random sampling number. Okay, and these random sampling numbers को 1927 में टिपीट साइंटिस्ट ने क्या किया था? पब्लिश किया था, and they invented random number table after that. Okay, random नंबर टेबल। सो इन्हीं रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स से रैंडम नंबर टेबल को इन्वेंट किया गया था, एंड दैट्स वाई देखो टिपीट टेबल, दिस इज द टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स, बिकॉज इसमें रैंडम डिजिट्स होते हैं। इस टेबल को सारे रिसर्चर्स सैम्पलिंग मेथड्स में यूज करते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे रैंडम नंबर्स होते हैं, and this table is used in statistical investigations as well. So that's why Tippett table refers to all of the above, and that's why here your correct answer is 4. The format of thesis writing is the same as in, देखो थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट इनमें से कौन से फॉर्मेट के साथ सिमिलर है? राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर और आर्टिकल, और रिसर्च डिसर्टेशन, और प्रेजेंटिंग वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस पेपर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेमिनार में पेपर को रिप्रेजेंट करना है, देन उसमें सबसे पहले आप टाइटल पेज लिखते हो। बेसिकली टाइटल पेज में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेवेंट टू द टाइटल ऑफ द सेमिनार प्रेजेंटेशन पेपर, एज वेल इसमें आप ऑथर के नाम लिख सकते हो एंड एवरीथिंग, जैसे कि जो इंफॉर्मेशन इसेंशियल होती है एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट वो टाइटल पेज में होती है। देन इसमें बाद में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, देन इंट्रोडक्शन के बाद में रिलेटेड वर्क की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, या फिर न्यू और प्रेजेंटेड वर्क की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। देखो रिलेटेड वर्क की इंफॉर्मेशन, देन न्यू और प्रेजेंटेड वर्क की इंफॉर्मेशन, देन रिजल्ट्स का जो इवैल्यूएशन है उसकी इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन एंड आउटलुक, ये सब इसमें होता है। ओके, फाइन। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर और आर्टिकल, व्हाट डज दिस इंक्लूड्स? सो इसमें सबसे पहले आप टाइटल लिखते हो, देन यू राइट द कीवर्ड्स, देन कीवर्ड्स के बाद लिखा जाता है अब्स्ट्रैक्ट। ओके, देन अब्स्ट्रैक्ट के बाद लिखा जाता है एक्नॉलेजमेंट्स, देन उसके बाद लिखा जाता है इंट्रोडक्शन, देन इंट्रोडक्शन के बाद लिखा जाती है मेन बॉडी जिसमें टेक्स्ट लिखे जाते हैं, देन आफ्टर दैट कंक्लूजन कम्स, देन आफ्टर कंक्लूजन रेफरेंसेस एंड साइटेशन लिखे जाते हैं। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स कम अंडर रिसर्च पेपर और आर्टिकल। Now what is comes under presenting workshop और conference paper? So इसमें आप लिखते हो workshop का title क्या है, then after that you write the description of the workshop, then after that you write the participant information और participant का जो outcome है उनसे आपको क्या outcome मिला है वो आप लिखते हो, then facilitators, okay, facilitators के नाम and उनके information, देन पार्टिसिपेंट्स का जो एजेंडा है, ओके, उसकी इंफॉर्मेशन आप लिखते हो, और यू कैन से कि जो आपके रिसर्च वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वो आप लिखते हो। देन आफ्टर दैट एक्टिविटीज लिखते हो आप, एक्टिविटीज,
and after the activities you write the introduction, workshop and overview. Basically workshop of overview लिखते. Okay, so all of these things come under presenting workshop or conference paper. Now the remaining option is research dissertation. This is nothing but your answer, because research dissertation is nothing but the format of thesis writing. So thesis का ही दूसरा नाम होता है research dissertation. Okay, and इसमें आप लिखते हो title क्या है, then after that you write the abstract, then introduction, then literature review, then after that you write the research methods. research methods में लिखे जाते हैं data collection methods, then data analysis methods, then after that you write the result के बाद discussion लिखा जाता है, then conclusion लिखा जाता है, and at the end you write the references. Okay, so all of these things come under research dissertation or thesis writing. Okay, which one among the following statements is false in the context of participatory research? Now participatory research के बारे में इनमें से कौन सा statement ऐसा है जो false है? Okay, its sole purpose is the production of knowledge. So इसका एक ही पर्पस होता है, वो होता है knowledge को प्रोड्यूस करना. It recognizes knowledge as power. It is a collective process of inquiry. It emphasizes people as experts. So students, participatory research का मतलब होता है कि as the name suggests, participatory. So इसका मतलब यही होता है कि इसमें रिसर्चर खुद रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके एक्टिविटीज के साथ पार्टिसिपेट करता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एथनोग्राफी. ओके, एथनोग्राफी इज द रिसर्च मेथड जिसमें रिसर्चर जो सोसाइटी होती है और कम्युनिटी होती है उसके बारे में स्टडी करता है, एंड उसके लिए वो उस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करता है, एंड उस कम्युनिटी में जितने सारे एक्टिविटीज उसने असाइन किए हैं टू द स्टडी पार्टिसिपेंट्स वो सारे एक्टिविटीज वो खुद भी करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी रिसर्च. एंड दैट्स व्हाई देखो पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो है इसमें जो पीपल होते हैं, पीपल नथिंग बट द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी. ओके, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन और मिलती है बेसिकली उनसे, एंड दैट्स व्हाई इट एम्फसाइजेस पीपल एज एक्सपर्ट्स. एज वेल इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे कलेक्टिव लोगों का समावेश होता है, एंड कलेक्टिवली रिसर्चर को भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड एज वेल इट रिकॉग्नाइजेस नॉलेज एज पावर. That's why here the correct answer is 1, because participatory research का सिर्फ यही एक पर्पस नहीं है कि उसमें नॉलेज को प्रोड्यूस करना है. So basically the correct जो स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द पार्टिसिपेटरी रिसर्च इज नथिंग बट कि वो नॉलेज को पावर की तरह रिकॉग्नाइज करता है. एज वेल इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी. एज वेल वो लोगों को एक्सपर्ट्स की तरह क्या करता है, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टाइप 1 एरर ऑकर्स? नाउ इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें टाइप 1 एरर हो सकती है और होती है? बेसिकली द नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड इवन इफ इट इज फॉल्स. द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इट इज ट्रू. बोथ द नल हाइपोथेसिस एज वेल एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड. नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स देखो, जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं देन उसमें दो प्रकार के एरर्स आते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. ओके, सो टाइप 1 एरर आती है जब नल हाइपोथेसिस सही होता है, इट इज ट्रू बट स्टिल यू रिजेक्ट इट, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, बिकॉज टाइप 1 एरर ऑकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इट इज ट्रू. ओके, एंड टाइप 2 एरर आती है जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है बट स्टिल अगर आप उसे एक्सेप्ट करते. सो ये जो पहली सिचुएशन है, दिस ऑप्शन 1 की सिचुएशन, ओके, दिस इज एक्चुअली ऑकर्स whenever there is type 2 error, or type 2 error occurs whenever there is this situation. बट यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2, बिकॉज जब भी नल हाइपोथेसिस सही होता है फिर भी अगर आप उसे रिजेक्ट करते हो देन इन दैट सिचुएशन टाइप 1 एरर ऑकर्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैलिडिटी इज नॉट वेरी यूजफुल? नाउ इनमें से कौन सी वैलिडिटी ऐसी है जो ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए और रिसर्च के लिए? सो वेदर इट इज कंटेंट वैलिडिटी, वेदर इट इज
face validity, whether it is concurrent validity or criterion validity. Okay, so students, सबसे पहले देखते हैं कि exactly what is content validity. So basically content validity assesses whether a test is representative of all aspects of the construct. So जितने भी सारे कंस्ट्रक्ट होते हैं रिसर्च के, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि जितने भी सारे मेथड्स होते हैं रिसर्च के अंदर, जितने भी सारे डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितने भी सारा बेसिकली मटेरियल होता है रिसर्च का, सो दिस कंस्ट्रक्ट और दिस मटेरियल, ओके, सो वेदर ये मटेरियल है या मतलब बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्ट होता है वो कितना रिप्रेजेंटेटिव होता है, ओके, फॉर ऑल ऑफ द पर्पस ऑफ द रिसर्च. सो ये आपको कंटेंट वैलिडिटी बताएगा. सो दैट्स वाई कंटेंट वैलिडिटी असेसेस वेदर अ टेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट. मतलब जितने भी सारे कंस्ट्रक्ट के और मटेरियल्स के एस्पेक्ट होते हैं, ओके, उसको बेसिकली हमारा जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है रिसर्च का वो कितना रिप्रेजेंट करता है, ये आपको कंटेंट वैलिडिटी बताएगा. ओके, फेस वैलिडिटी. नाउ व्हाट इज दिस? सो हाउ सुटेबल कंटेंट ऑफ अ टेस्ट सीम्स टू बी ऑन सरफेस. ओके, ये आपको फेस वैलिडिटी बताएगा. ओके, मतलब टेस्ट के जो कंटेंट्स होते हैं वो सरफेस के साथ कितने सूटेबल होते हैं, ये आपको फेस वैलिडिटी बताएगा. ओके, एंड दैट्स वाई ये एक बहुत इनफॉर्मल वैलिडिटी का मेथड है एंड इट इज सब्जेक्टिव असेसमेंट एज वेल, एंड दैट्स वाई ये बहुत ही वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी है. ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्करेंट वैलिडिटी? सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट, ओके, बिटवीन टू मेजर्स और असेसमेंट्स टेकन एट द सेम टाइम. मतलब एक ही समय पे अगर आप दो से भी ज्यादा मेजरमेंट्स और असेसमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हो, देन उनमें कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है ये आपको कॉन्करेंट वैलिडिटी बताएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द क्राइटेरियन वैलिडिटी? ओके, सो इट कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन results of your measurements and results of criterion measurements. Okay, so क्राइटेरियन वैलिडिटी आपको बताएगा कि जो आपके खुद के मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं एंड जो रिजल्ट्स आपको क्राइटेरियन मेजरमेंट्स से मिलते हैं, सो उनके बीच में एग्जैक्टली क्या कोरिलेशन है. सो जितना ज्यादा कोरिलेशन होता है उतनी ही क्राइटेरियन वैलिडिटी ज्यादा होती है. ओके, एंड दैट्स वाई देखो इसमें से जो नॉट वेरी यूजफुल मेथड ऑफ वैलिडिटी है वो यही है फेस वैलिडिटी, बिकॉज ये बहुत ही वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी होती है. ओके, एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज फेस वैलिडिटी. देखो वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट और जो टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो इन योर रिसर्च प्रोसेस, देन वो टेस्ट एंड वो इंस्ट्रूमेंट ये बेसिकली कितने एक्सटेंट तक एक्यूरेटली उसको जो मेजरमेंट करना है उसको मेजर कर रहा है. सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी. एंड ये जो बाकी के जो टाइप्स है, दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बेस्ड अपॉन कि वो किस प्रकार का मेजरमेंट का एक्यूरेसी आपको दे रहा है. ओके, एंड दैट्स वाई इसमें से जो वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी है वो है फेस वैलिडिटी, बिकॉज ये आपको चेहरा दिखाता है कि एग्जैक्टली हाउ सुटेबल इज द कंटेंट ऑफ अ टेस्ट, ओके, एंड टू बी ऑन द सरफेस. ओके, यही सिर्फ बताता है. Okay, that's why here your correct answer is 2. What does the longitudinal research approach actually deal with? Now longitudinally research approach ये basically किसके साथ डील करता है? लॉन्ग टर्म रिसर्च और शॉर्ट टर्म रिसर्च और हॉरिजॉन्टल रिसर्च और नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच का मतलब होता है लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च मेथड. ओके, लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च मेथड में बेसिकली एक ही पार्टिसिपेंट के ऊपर लॉन्ग टर्म बेसिस पर रिसर्च किया जाता है एट द रेगुलर इंटरवल्स, एंड दैट्स व्हाई लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विथ लॉन्ग टर्म रिसर्च. सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 1. एंड इसे बेसिकली कभी कभी पैनल स्टडी भी कहा जाता है. पैनल स्टडी और लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी, और यू कैन से लॉन्ग टर्म स्टडी. ओके, इतने इसके नाम्स भी है.
नाम है, सॉरी. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज लॉन्ग टर्म रिसर्च. What do you understand by the term अनुसंधान? Now अनुसंधान का मतलब क्या है? Goal oriented, following an aim, attaining an aim, trying to achieve an aim. देखो अनुसंधान ये एक हिंदी वर्ड है and this is a हिंदी वर्ड for research. ओके, ये रिसर्च के लिए हिंदी वर्ड है. एंड अनुसंधान शब्द का मतलब होता है प्लानिंग करना और इन्वेस्टिगेशन करना. सो किसी भी प्रकार का प्लानिंग करो या फिर इन्वेस्टिगेशन करो, इसमें आप अपने एम को फॉलो करते हो. एंड दैट्स वाई अनुसंधान वर्ड मुझे बताता है कि फॉलोइंग एन एम, और अनुसंधान शब्द का मतलब मुझे ये बताता है कि आई हैव टू फॉलो माई एम, following an aim basically, and that's why here your correct answer is 2, that is following an aim. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood everything जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके.